वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा मौसम का जिक्र हो ही रहा है और ऐसा लगता है कि जी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम भी इसी मौसम की सौगात है। बाकी सौगातों का जिक्र हो गया तो चले उसका क्यों नहीं, लेकिन इन सब के लिए सबसे मुफीद पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की बेहतरीन सोर्स यानी कीनू, और ये मौसमी कीनुओं का है। मुझे बड़ा वो वक्त अच्छा लगता था जब रमज़ान ठंडे ठंडे महीनों में आते थे और हमारी जो फ्रूट चाट जिसका हम पूरे रोज़े में इंतज़ार करते थे, उसमें ये आपको खूबसूरत से किन्नू नज़र आ रहे होते थे। अगर ऑरेंजेस ना हो तो मुझे लगता है फ्रूट चाट फीकी होती है, लेकिन इसके अलावा भी पूरी दुनिया में आप जाएँ, भी मैं टर्की गई थी तो आपको जगह जगह स्टॉल्स नज़र आएंगे ऑरेंज और कैरेट के जूस के। अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑरेंज का जूस भी ले सकते हैं। आपको पाकिस्तान में भी ये स्टॉल्स नज़र आते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर है, इसको एज अ फ्रूट ही खा लें कि इसकी फाड़ियाँ जिसके अंदर आपको इसका फाइबर भी मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर है खाना, या फिर इसका जूस निकाल के पिया जाए? यही वो सवालात है जिसको हम करेंगे। लेकिन अगर इसका जिक्र हो ही रहा है तो मुझे ऑरेंज केक्स भी बड़े पसंद होते हैं। लेमन टार्ट्स तो लोग खाते ही थे, लेकिन अगर आप देखें कि इसकी अब ये नित नई चीज़ें जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे सामने आते हैं। बच्चों को ऑरेंज जेली बहुत पसंद होती है, ख़ासतौर पर वो तो गर्मियों के महीने में हम देखते हैं कि मैंगो के साथ अगर आप ऑरेंज जेली खाएं, दैट इज़ अ डिज़र्ट इन इटसेल्फ। लेकिन जब बात की जा रही है इसके फ़वाइद की, तो हमने सोचा कि तिब्बे नबवी की नज़र से भी देखें कि इसमें क्या क्या अल्लाह ताला ने मौजज़ाती इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, हमारे लिए फ़वाइद रखे हैं। और इस सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रही है। क्या हाल चाल? आगा साहब, एक सबसे पहला सवाल आपको मैंने अम्मी के लिए करना था। मैं जब भी ऑरेंजेस खाती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला भी हो, लेकिन अम्मी कहती हैं कि उसकी सारी जो अफादियत है तुम इससे ख़त्म कर देती हो। क्या ये सही बात है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी अफादियत ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। जो लोग अगर भूख नहीं लगती सही से, वो भूख को खोलना चाहते हैं तो कीनू को छीलें सुबह निहार मुंह, नाश्ते से आधे घंटे कबल। कीनू की फांकों के ऊपर थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, ये छिड़क के वो एक किन्नू खा लें सिर्फ एक हफ्ते तक। एक हफ्ते के बाद आपको ऐसी भूख लगेगी कि बस सब अमान चाहेंगे आपकी भूख से। अच्छा, ये बच्चों के लिए फिर बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, बच्चों के लिए बहुत जिस तरह अच्छा बार बार कहा जाता है, खासतौर पर सर्दियों में बच्चे चाहते हैं चॉकलेट्स खा लें। कोई आप उनको गर्म मशरूबात, अगर उनको हॉट चॉकलेट का शौक है, ओवल्टीन का, वो पी लेते हैं, लेकिन खाना खिलाना बड़ा मुश्किल बच्चों के। अगर किन्नू के जूस के अंदर अगर थोड़ा सा शहद मिला दें और वो बच्चों को दें बाकायदगी के साथ, अगर आप बाकायदगी के साथ दे रहे हैं, बच्चों की नश्वनुमा बहुत तेजी से होती है और बच्चों की वजन बढ़ जाता है और बच्चों को बेतहाशा भूख लगेगी। साहब, इसका जो कलर है वो अपने आप में आप देखें कि अगर सारी पेस्ट्रीज पड़ी हैं या ये जूस भी यहाँ पे रखा हुआ है तो मोमेंट यू सी ऑरेंज कलर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या बात है? बिल्कुल, ऑरेंज कलर आंखों को बहुत भाता है। और इसका नाम जो संतरा रखा था वो एक मुगल बादशाह थे, उन्होंने इसके सोने जैसे कलर की वजह से इसका नाम सौंतरा रखा था। अच्छा। वो सौंतरा से संतरा हो गया, लेकिन इसका कलर जो है, ये सोने जैसा जो कलर है, ये हमारे दिल और दिमाग पे एक समझ लीजिए एक अट्रैक्शन डाल देता है, फ्रेशनेस लेके आता है। आप ये देखें कि मैं कल ही देख रही थी कि कोई मैनिक्योर करवा रहा था, उन्होंने ऑरेंज कलर की नेल कलर जब लगाया तो देखने में लगा कि बड़ा खट्टा खट्टा फ्रेश सा कलर लगा लिया किसी ने। तो यस, इट रियली पर्क्स यू अप। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें तो विटामिन सी भरपूर है। इस वक्त सर्दियों के मौसम में जब हमें नज़ला जुकाम हो रहा होता है, लोग कहते हैं खट्टा मत खाओ, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात है ना। इसमें तो विटामिन सी है जिससे हमारा ये बीमारी, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, अगर विटामिन सी जिस्म में कम हो जाए बॉडी में, तो होता क्या है कि इंसान के अंदर झुंझुलाहट पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, गुस्सा आता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और यहाँ हमला कर देती है अगर विटामिन सी कम हो जाए। अच्छा, अब विटामिन सी को बढ़ाने का जरिया बेहतरीन है ये, रोज़ाना एक किन्नू ज़रूर खाना चाहिए है। अच्छा, अब किन्नू के रस के अंदर जैसे अगर शहद की आमेजिश कर ली जाए तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका जो फाइबर होता है वो मैदे को इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है कि मैदे के अल्सर के जो मरीज़ हैं, अगर उसका फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, दिन भर में 2 किन्नू खाएं, तो वो उनका मैदे का अल्सर उनका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा आगा साहब, एक क्योंकि मेरा काम तो सारा बोलने का होता था, बचपन में भी मैं डिबेट जब कर रही होती थी स्कूल लाइफ में, तो दिल भी बड़ा चाहता था ऐसी चीज़ें खाने का और गला फ़ौरन पकड़ा जाता था। तो मुझे किसी ने एक टिप दी और मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रा मुझे उसके बारे में बताएं। लोगों ने कहा कि बच्चों का या किसी का जो गला ज़्यादा पकड़ा जाता है, आप सूखी ब्रेड
जो डबल रोटी होती है उसका एक स्लाइस निकल लीजिए, खाइए पहले, कोई भी चीज़ खट्टा खाने से पहले। उसकी एक झिल्ली सी, एक कवर सा आपके गले पे शायद बन जाएगा और उसके बाद कोई भी खट्टी चीज़ इतनी जाके लगेगी नहीं। इसमें कुछ बिल्कुल हिकमत है इसमें। एक हदीस भी है हाँ। ये इस टाइप की कि रोटी का एक निवाला खाइए और फिर उसके बाद आप कोई खट्टी चीज़ खाना चाहें खा लें, तो ये आपको नुकसान नहीं करती है। सही। अच्छा, लेकिन मैं किन्नू से एक फ़ायदा बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके गले में खराशें हो रही हैं और आप परेशान हैं कि खराशों को मुझे ख़त्म करना है, किन्नू को छीलें, उस पर हल्का सा शहद लगाएं और उसको मीठा किन्नू होना चाहिए, उसको चूसें। आप देखें 2 मिनट के बाद खराशें ख़त्म हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल विक्स की गोली बन गई। बिल्कुल विक्स की गोली बन जाएगी, बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, किन्नू के जहाँ बहुत ज़्यादा ये दिमाग के जो अफ़ाल हैं उसको तेज़ करता है, दिमाग की जो सरगर्मी है उसको तेज़ कर देता है और ये आधे घंटे में हज़म हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम ब्रेड लेते हैं सुबह नाश्ते में तो 3 से 4 घंटे लगते हैं हज़म होने में, लेकिन ये आधे घंटे में, इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना चाहिए क्योंकि खाना देर से हज़म होगा, जल्दी इसकी हज़म। खुशबू के बारे में भी बताइए। अक्सर तो हम जैसे इसको खा रहे होते हैं और हम समझते हैं कि इसके छिलके बिल्कुल ही हम उसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैंने अब इंटरनेशनली भी देखा है कि बहुत सारे जो आपके स्क्रब्स हैं, फेस वॉशेस हैं, कहा जाता है कि इसके छिलके को अगर सुखा कर रख लें, उसकी अपनी आफादियत है, खुशबू तो उसकी बेहतरीन होती है। इसके छिलके के क्या फ़ायदे हैं? छिलके के फ़ायदे बताता हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान रोज़ाना अपने आप के अंदर थकन महसूस कर रहे हैं कि बहुत थक जाते हैं, मतलब बहुत से लोगों की शाम के टाइम बैटरी वीक हो जाती है, बोलते हैं थकन है बहुत, उनको चाहिए कि एक बाल्टी में पानी गर्म रखें और उसमें 2-3 किन्नुओं के छिलके डाल दें। अच्छा। हाँ, उसकी खुशबू और उसकी छिलकों की तासीर, उसके बाद उस पानी से नहा लें, गुस्ल कर लें, आप यकीन करें वो इतना फ्रेश महसूस करेंगे, उससे पहले उन्होंने फ्रेशनेस महसूस नहीं की होगी। और साहब, मैं भी इस्तांबुल से भी ऑरेंज टी भी लेके आई, क्योंकि चाय तो नहीं होती इनके लिए, कहते हैं इस फ्रूट्स के इन्फ्यूजन्स बनते हैं, तो क्या इसके छिलकों से उसका कावा या चाय भी बनाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके छिलकों से एक तो पाउडर किस तरह से बनाया जाए, 3 दिन तक धूप के अंदर इसके छिलके रखे जाएं, जब वो सूखने के बाद कड़क हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद अब मैं आपको एक बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून ये पाउडर डालें और 2 टेबल स्पून जौ का आटा मिलाएं। ये एक ऐसी उपटन बन गई जो आप चेहरे पे लगाएं, रंग बेतहाशा गोरा कर देती है। दूसरा एक टिप बता रहा हूँ, अगर आपने जौ का आटा नहीं है, आपने कुछ और करना है इस्तेमाल, तो दही इसमें मिलाएं। 2 टेबल स्पून ये मिलाएं, 2 टेबल स्पून दही डालें, इसका पेस्ट बनाएं और इसको फेस मास्क की तरह लगा लें, रंग गोरा करता है। अच्छा, जो लोग परेशान हैं कि दाने हैं, कीले हैं, मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, हम क्या करें कि ये सब खत्म हो जाए, हमारी जान छूट जाए, और ऑयली स्किन है, उनको चाहिए कि वो इसके अंदर थोड़ी सी इसके अंदर सौंठ डालें इसके अंदर, और वो थोड़ी सी डालें इसके अंदर, और थोड़ी सी काली मिर्च डालें, वो इसके अंदर डालने के बाद, और थोड़ा सा जैतून का तेल भी मिलाएं, इसका पेस्ट बनाएं, वो इसके अपने चेहरे पे लगाएं, उनको फायदा होगा। अच्छा, तीसरी चीज एक और बता रहा हूँ, जो लोग परेशान हैं कि बढ़ती उम्र के असरात नजर आना शुरू हो गए, रिंकल्स, झाइयां, जी, उनको क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा सा पाउडर, किन्नू का, छिलकों का थोड़ा सा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी को मिलाएं, पेस्ट बनाएं। आप यकीन करें थोड़े अरसे के बाद आपसे लोग पूछना शुरू कर देंगे भी क्या लगा रहे हैं चेहरे के अंदर, वो ताजगी, वो चमक दमक। और जिस तरह देखते हैं ना, बड़ी महंगी महंगी आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, विटामिन सी का सिरम, और ये अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसी का एक हर्बल और बिल्कुल नेचुरल फार्मूला ये है कि किन्नू तो हम खा ही रहे हैं, छिलकों को जाया करने के बजाय उसको 3 दिन सुखा दीजिए, आपको जबरदस्त पाउडर मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका जो मैंने बताया हल्दी के साथ, आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे मर्दों को और औरतों को बताया जिनकी आंखों के नीचे लाइंस आ जाती थी, ज़्यादा हंसते थे ना, ये सब लाइंस पड़ जाती थी, वो बड़े परेशान थे वो साहब। लेकिन ये हल्दी का जब आप बात करते हैं ना, मैं जानना चाहती हूँ कि बेटर हल्दी, क्योंकि आजकल तो ऐसा लगता है वो जो पाउडर हमें मिलता है हल्दी के नाम पे, वो रंग मिला मिलता है, तो असली हल्दी जिसके वाकई ये फवायद है, वो कहाँ से मिलेगी? वो तो आपको देखिए, वो साबित हल्दी लेने के बाद खुद हावन दस्ते के अंदर उसको पीस लीजिए, हाँ, खरल कर लेना चाहिए। उसको जो आप खरल करेंगे वो बेहतरीन, बिल्कुल ओरिजिनल, असली आपके हाथ में हल्दी आ जाएगी। और मैं समझता हूँ पिसी पसाई चीजें तो लेनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, उसमें तो ज्यादातर तो संदल का पाउडर भी आजकल तो लोगों को पाउडर के तौर पे ही मिलता है। जी हाँ, लेकिन बस वो संदल आप साबित ले लें, उसके बाद उसको आप पिसवा लें, तो खुद पीस लें आप,
हाँ। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन आपको तसल्ली होती है कि ये सामने आपने खुद इसको किया। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है, नज़ला, खांसी, जुकाम, अच्छा लोग जब एलोपैथिक दवाई पे जाते हैं तो कहा जाता है भाई ये दवा ले लो, इस दवा के साथ भी 2 दिन में सही होगा और नहीं लोगे तब भी 2 दिन में सही होगा। कोई इंस्टेंट फॉर्मूला ऐसा है जिससे छींकें, आपका फ्लू, ये सब चीज़ें फ़ौरन रुक जाएं और एटलीस्ट जो काम अगर आप कर रहे हैं, भाई बहुत सारे लोगों के इंपॉर्टेंट पेपर, एग्जाम्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, उसके लिए तबीयत सही हो जाए? देखिए आजकल बहुत ज़्यादा नज़ला बुखार चला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम। लोग ऐसा है कि 15-15 मिनट तक नाक साफ कर रहे होते हैं, नज़ला बह रहा होता है ना, नाक भी लाल हो जाती है और छींकें नहीं रुकती, बड़े परेशान होते हैं, ऑफिस में परेशान होते हैं, दूसरे लोग दूर भाग रहे होते हैं, अरे भाई ये छींक रहे हमें भी लग जाएगा। मैं ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ आज के आप लोग हैरान हो जाएंगे जो उसको फॉलो करेंगे। वो नुस्खा ये है कि आप एक स्टील के भगोने में, मतलब एल्युमिनियम का ना लें, उसमें एल्युमिनियम छूटता है वो प्रॉब्लम कर देता है। स्टील के भगोने में या शीशे के बर्तन में आप उसको 2-2.5 गिलास और 2.5 कप पानी डालें। उसके अंदर आप थोड़ी सी दालचीनी डालें, थोड़ी सी आप अदरक डालें, अदरक देसी होनी चाहिए, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी अदरक और 3 से 4 लौंग। इसको आप उबलने के लिए रख दें। जब वो 2.5 कप पानी 1 कप पर रह जाए उसको छान के निकाल लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और आप पी लें। वो जो 15-15 मिनट 10-10 मिनट नाक साफ कर रहे थे, छींकें आ रही थी, आप यकीन करें 5 से 7 मिनट के बाद वो छींकें स्टॉप हो जाती हैं, नाक बहना बंद हो जाती है माशाल्लाह से, और इंसान अपने अंदर वो तवानाई महसूस करता है, हशाश बशाश हो जाता है। लेकिन ये दिन भर में 1 बार करना है, 2 बार नहीं करना है, क्योंकि गर्म भी तो होगा, गर्म होता है। अच्छा, फेफड़ों में इतना अच्छा तासीर डाल देता है कि सांस सही से आना शुरू हो जाती है। और आप अक्सर देखिए कि जो हमारे यहाँ जो 60+ लोग हैं उनको बार बार कहा जा रहा होता है कि आप निमोनिया के वैक्सीनेशंस लगवा लें। उसकी वजह यही है कि आपके लंग्स में खुदा न खासा इन्फेक्शन हो जाने के, पानी भर जाने के असरात या चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद नुस्खा है कि आप देखें जितनी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ट्रैक को मज़ीद खुश्क करती हैं। तो आप और ज़्यादा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आपने चलें विक्स लगा ली, दवा खा ली, लेकिन वो जो खुश्की है, जो अंदर से आपको ड्राइनेस फील हो रही होती है, उसका कोई आपको नेमल बदल नहीं मिलता। दिस कावा कैन रियली हेल्प। और नाक भी खुल जाती है इससे फौरन, लेकिन ये दिन भर में सिर्फ 1 बार, 1 टाइम ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब कि यहाँ पे आप मौजूद थे। मुझे लगता है कि आपके जो टिप्स होते हैं माशाल्लाह वो ना सिर्फ मशहूर हैं मगर मुझे लगता है कि ये सदका जारी हैं। दिस इज फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। अपने वेल बीइंग के लिए इन छोटी छोटी चीजों से अपना ख्याल रखिए, यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज मैंने सोचा आपकी मुलाकात कराई जाए एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन से, और ख़ास तौर पे यंग लोगों के लिए म्यूज़िक उनका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन होता है। अपने इर्द गिर्द जो वो माहौल देख रहे होते हैं उसके बारे में जो उनका रिएक्शन होता है, इट फ्लोज एंड इट रियली हैज़ अ लॉट ऑफ रिदम। हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक 8 साल के रैपर से, और उनकी जो म्यूज़िक है, जिस तरह की वो ऑब्जर्वेशंस रखते हैं अपने माहौल के बारे में, अपने शहर के बारे में। आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार कराची के ऊपर गाना बनाना बड़ा मुश्किल है। वाई बिकॉज उसके साथ आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन इस रैपर ने, एक छोटे से बच्चे ने, हमारे नन्हे म्यूजिशियन ने इसको कर दिखाया। सबसे पहले आपको ये जबरदस्त इनका सिंगल दिखाते हैं और उसके बाद इनसे मुलाकात करते हैं। शहर कराची का बच्चा मैं अजी का पन्ने से ज्यादा मैं रैप में पापी था, पापी चिल्लो बचा बाकी था आदि था सुनने का और समझने का, रैप ही करना था बस ये मगज में था, असली पॉप से सबको मिलाना है, छोटे उम्र में ही सबको सिखाना है। काके के खालिक 8 साल पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट, 4th जमात के तालिब इल्म लियारी के वक्कास बलोच उर्फ 1000 सवा से सबको दिखाना है, गाना है, आना है, सबका बजाना है, ये कराची है, सबको बताना है क्या। इस वक्त पाकिस्तान के कम उम्र तरीन रैपर है। वक्कास ने अपनी उम्दा रैपिंग से सबको हैरान कर दिया और हर एक का दिल जीत लिया। रैपर मेरा नाम है, चलता जो मगल में आता वो ही मैं हूँ, करता डरता न किसी से और न डरूंगा, जो रखते हैं शौक में उनसे लड़ता, पर्चा कटा ले, मेरी जिंदगी का तरीका न आएगा तुझे अभी को जो सीखा है। वक्कास ने रैपिंग अपने भाई से सीखी। वक्कास बलोच ने हाल ही में अपना रैप गाना काके रिकॉर्ड किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। थोड़ा बलोची में गा, चलो फिराने दो अपने को क्या, दस्ताना बंदा में देवार वहाँ, अस्ते बलोची
एंड यू कैन सी दैट दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे साथ आज मौजूद हैं वकास बलोच और उनके भाई आसिफ बलोच। इनसे वकास ने रैपिंग सीखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वकास? ठीक है यार, बड़े जबरदस्त स्टाइल में तुमने ये रैपिंग की है। मुझे ये बताओ कि भाई से सीखी और फोकस कितना करते हो? जिससे तुमने कहा पढ़ाई से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, तुम कह भी यही रहे हो, गा भी यही रहे हो, इस पे डांट तो नहीं पड़ती घर वालों से? इतना डांट नहीं पड़ता। कभी कभी अबू को गुस्सा लग जाता है कि स्कूल इतना अच्छा नहीं पढ़ते और रैपिंग करते हो स्कूल। तो पहले करना क्या है? यानी यही रैपिंग सॉन्ग्स बनाने हैं, इसी म्यूजिक में जाना है, ये तुम्हारा एम्बिशन है? ये बड़ा होके रैपर बनूंगा और गरीबों का मसीहा बनना चाहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। जितना टैलेंट मैं आपको बताऊं, मेरे शो में आपने अक्सर देखा होगा दीज चैंपियंस फ्रॉम लियारी, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन चलाने की बात हो, अपना इनिशिएटिव लेने की बात हो, ये शो करता है हमारी ह्यूमन स्पिरिट को कि आप जितना जगह को अगर दबाते हैं या वहाँ पे आप सहूलियात नहीं होती, अंडर सर्व्ड होता है, तो लोग खुद खड़े हो जाते हैं एंड दे मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। हमारे साथ मौजूद है आसिफ भी। आसिफ, खुद जब रैपिंग करते थे तो भाई को बिठा के बकायदा बताया या बस तुम्हें देखते देखते उसने भी शुरू कर दिया काम? ये ऐसे तो असल में कि मैं शुरू में बहुत टाइम से रैप करता हुआ आ रहा हूँ, तो उस टाइम से मेरे पास इतने फैसिलिटी ऐसे मतलब कि कोई भी सहूलत नहीं था मेरे को। तो काफ़ी लोगों को देखता था, ढूंढता था कोई अपने जैसा मिल जाए यार, कोई मेरे कैटेगरी का, तो नहीं मिलते थे। तो करते करते मोबाइल से रिकॉर्डिंग फेंकता नहीं था नेट पे, क्योंकि इतना आता भी नहीं था और समझदार भी नहीं थे इतने। इंटरनेट पे नहीं फेंकता था, बस दूसरों के बीट्स पे अपने गाने जो है ना लिखता था और उसके बीट पे गा दिया, वैसे कर दिया रैप। वैसे मैंने स्टार्ट किया बोहेमिया सर को देख के, उसी को स्टार्ट किया देख के और आगे बढ़ता गया। आखिर में जो है ना हमने मेरे को 2 लड़के मिले अपनी एरिया के थे, तो उनसे हमारी मीटिंग हुई। तो मेरे को वीडियो बनाने आता था ना, पहले वीडियो एडिटर भी था, उनसे मुलाकात हुआ। उन लोगों ने बोला कि हमारी वीडियो बना दो। मैंने बोला चलो ठीक है मैं बनाता हूँ। मेरे को लालच था कि मेरा यार ये लोग का ऑडियो करवाएंगे, तो इस लालच में मैंने उनका वीडियो फ्री में बना के दिया। और मेरा जब ऑडियो टाइम आया तो मेरे से पैसे लिए थे। मैंने पैसे भर के अपना ऑडियो करवाया, जाके करवाया। फिर उन्होंने सब कुछ किया, नेट पे भी फेंका। उसके बाद जो है ना वो गाना जो है ना, वो एक मैंने डायरेक्टर था क्यू बलोच क्यूबी, जो इस टाइम भी हमारे साथ ही है, तो उनको मैंने सेंड किया था लिंक ना गाना शेयर करते करते। तो उन्होंने देखा, उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने रब्ता किया, बोला कि वीडियो अच्छी नहीं है तुम्हारी, वीडियो बोलेंगे कि बनाएंगे हम लोग, ये वो करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो आज तक हम साथ ही। अच्छा, मुझे बताओ ये वीडियो किसने बनाई? ये तो बड़ी जबरदस्त वीडियो है। ये भी उन्होंने बनाई है, क्यूबी ने बनाया। अच्छा, इस वक्त जो इतने लोग आपको नए स्ट्रगलर्स देख रहे हैं, जिनको शौक है लेकिन आपके जैसे मसाइल उनके पास भी, कि पैसे नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऑडियो कहाँ रिकॉर्ड करूँ, वीडियो कैसे बनेगी, क्या मशवरा दोगे उनको? कैसे बनती है ये सब कुछ? मैं एक ही मशवरा दूंगा कि किसी से भी नहीं होता, ये खुद से ही करना पड़ता है जितना भी हो। ठीक है, अगर खुद से कोशिश करोगे तो अच्छा निकलेगा। अगर किसी को बोलोगे या करोगे तो उससे ये है कि आपको अच्छा काम नहीं होगा, क्योंकि आप चीज निकल के नहीं आएगी। तकलीफों से सीख के कुछ अच्छा चीज आता है सामने। अब देखो तकलीफों से सीख के हम बने, ये बना हमारा भाई। हम लोगों को कोई भी वो सहारा नहीं था इसका। ये जो आप वो बताते हो कि किसी और के देख के फिर उसी लय पे बनाना शुरू, तो वकास सिर्फ रैपिंग करता है या लिखने में भी जो बोल लिखे जाते हैं उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, माशाल्लाह से लिखने में भी उस्ताद है। क्या बात है, तुम्हारे साथ के में अपना गाना लिख भी लेते हो? ये अपने सॉन्ग खुद ही लिखता है, सही है ना। अगर कहीं पे मेरे को लग रहा होता कि इसकी रैमिंग वहाँ से थोड़ी कच्ची हो रही है, वहाँ से फिर मैं समझा देता हूँ यार ये चीज ऐसी होनी चाहिए। ये वो देखो बड़े भाइयों वाली बात। मेरी बहन भी मेरे पास अगर डिबेट या स्पीच लिखने के लिए लाती थी, मैं कहती थी पहले रफ ड्राफ्ट खुद बनाओ, फिर मैं उसको सही कर दूंगी, उसकी नोट पे अलग सवार दूंगी, लेकिन तुम्हारा पूरा काम करके नहीं दूंगी। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है आपके लिए वकास? जी ऐसे तो पूरी घर सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करते हैं मेरे भाई सपोर्ट करते हैं। और कमर अनवर, क्यू बलोच, वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी ऐसे नहीं कहते फिर जाओ तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो, या सुनते हैं तुम्हारी? नहीं, वो बात सुनते हैं। टीम होता है ना, एक टीम में एक दूसरे की बात सुननी होती।
वैसे ही एक दूसरे की बात सुनते हैं। अच्छा वकास, जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे तो या तो बच्चे समझते हैं कि पढ़ाई करके अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को बदला जाए, हम आगे बढ़ जाएं, या फिर वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी बहुत होते हैं, बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं, गैंग वॉर्स में पड़ जाते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ये जब तुम सब कुछ देखते हो, इस पे क्या असर लेते हो? किस तरह बदलना चाहोगे लियारी में जो सिचुएशन है, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको तुम कैसे सॉल्व करना चाहोगे? उनको एक मशवरा दूंगा कि भाई अब हम तो रहते हैं न्यू लियारी में, इतना हाँ। मेरा जान पहचान नहीं है, आप भाई से हाँ। पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि खुश कैसे रहते हो, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? रैपिंग करता हूँ और भाई साथ में बैठते हैं, हाँ, हाँ। रैप लिखते हैं साथ में और फिर मजा आता है रैप लिखने में। अच्छा खुशी रैप होती है। रैप के अलावा क्या वीडियो गेम्स खेलते हो और किसी चीज, कोई और गेम खेलते हो? गेम काफी बच्चे होते हैं कि उनको ये शौक होते हैं के, तो माशाल्लाह से वकास ऐसे फजूल शौक नहीं रखा है शुरू हाँ। से इसका एक आप माइंड स्ट्रिक्ट हो एज अ भाई, उस पर सख्ती करते हो? हाँ सख्ती बहुत करते हैं। ऐसे भी दिन आए जब इसको थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिया। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि आज हम इसे समझाएंगे तो आइंदा से कोई बार इसको नहीं मिले ऐसा मौका कि कोई और इसको समझा रहा हो। लेकिन आसिफ यही सवाल जो मैंने इनसे किया कि इर्द गिर्द इतनी ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि ना मनफी इन्फ्लुएंसेस हैं। जी, जी। कोई आपको ड्रग्स में लगा सकता है, सिगरेट की तरफ रखा सकता है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व कर सकता है। एज अ ब्रदर, इसके भाई होने के नाते इसको कैसे संभाल के या समझा के रखना चाहते हो? देखें, इसको तो संभालना इतना वो मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये अभी का हिसाब है, इसको तो हमने सही से रखा हुआ, ठीक है, एक पाबंदी दिया हुआ है यार ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है। तो हमारे टाइम पे तो हम लोग बाहर भाग जाते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये नशों के फील्ड में आए नहीं, क्योंकि एक चीज़ हमें पता था कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। सही। घर वालों ने ये बताया था यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, कभी भी मत करना, ये है वो है। और जो दोस्त वगैरह इस गंदी आदत में पड़ गए, हाँ। अवकाश, उनको आसिफ उनको कैसे निकालना चाहोगे या उनको क्या कहोगे कि वापसी का रास्ता है? अभी बीच में ही मेरा पूरा जो इलाका है वो एरिया पूरा नशों से, जितने भी लड़के हैं टोटल, हाँ। सारे जो है ना नशे करने लग गए। कोई क्या नशा करने लगे, कोई क्या। हाँ। तो हम लोग पीछे जाते थे तो मेरा अब्बू मेरे को मना करता था। एक बार मैं पीछे बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, तो वो लोग नशे करते हैं मगर अब्बू को पता है कि आसिफ नहीं करता। तो वहाँ से गुजर रहा था अब्बू, तो अब्बू ने बोला बेटा तू इनके साथ नहीं बैठा कर। मैंने बोला क्यों अब्बू? उन्होंने बोला ये नशे वाले हैं, ये वो तुम्हें भी खराब कर देंगे। हाँ। तो फिर मैंने खुद ही उठ गया। उस दिन के बाद आज तक ना मैं जाता हूँ ना वो करता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे अब्बू ने लेकिन बोला, कभी कभी उन्होंने अपना अपनी एरिया तरफ- में घूमना मैंने छोड़ दिए। हाँ, यानी घर में आपको होते। अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना पड़ता है, किस हाँ। सोच को अपने जहन में आने दें, किसको। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि कई ऐसे अच्छे दोस्त भी तो होंगे ना जो तुम्हें लगता है कि गलत रास्ते पे बेचारे भटक गए, उनके लिए वापसी का कोई रास्ता है आसिफ? हम लोग उनको सही कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? इजी है, बहुत इजी है। बस एक दो बार जो है ना एक प्यार से समझाएं, इज्जत से समझाएं, ठीक है ना। ये जो नशई लोग होते हैं इनको मैं काफ़ी समझता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी यार दोस्त हैं ना कि ऐसे हुए हैं और सुधर भी गए हैं। हाँ। ये नहीं कि कुछ सिर्फ ऐसे ही हुए हैं, हमने वापसी- काफ़ी वापस लड़कों भी को आए हैं। सुधारा है, हमने हाँ, काफ़ी लड़कों को सुधारा हाँ। है। तो ऐसे ही दोस्त है सारे, तो हमने उनको ऐसे सुधारा है कि उनको डराते थे भाई आज रात तेरे पे रेट लगने वाला है, ठीक है आज नहीं करना। आज नहीं करना, आज भाई तू यहाँ से भाग जा, ठीक है भाई। किस वजह से वो पूछता था रेट लगने हाँ। वाला है? बोलते थे, हम बोलते थे भाई तेरे को नशा वशा करते हुए किसी ने देख लिया, मुखबरी हो गई, अब तू भाग कहीं पे। ओ, तो यानी ये देखें इस तरह का ऐसे हम लोग डराते थे। और ये पहला मेरे ख्याल में स्टेप होता है जब किसी ऐसे इंसान को जो मुश्किल में घिरा हुआ हो, जिसको लगता है कि मैं आदी हो चुका हूँ, अगर आप सहारा दें तो उसके लिए वापसी का रास्ता होता है। मेरे ख्याल में आसिफ का और वकास का जो म्यूजिक का मैसेज है, ये अपने एग्रेशन को भी निकालते। जाहिर सी बात है तकलीफ होती है, चीजों की कमी खामी ये लोग भी नोटिस कर रहे हैं, लेकिन इनके जैसे बनिए जो कि रोल मॉडल लेके चले हैं, इन चीजों को अपनी इंस्पिरेशन बनाया है, अपनी ताकत बनाया है, अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। थैंक यू सो मच वकास एंड आसिफ फॉर बीइंग हियर। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे आपकी नई वीडियो का इंतजार रहेगा, जब वो निकले तो फिर हमें भेजना, हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त, चलें जी शुरुआत करते हैं कहानी से। आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ी सुपरमार्केट में एक साहब कतार तोड़ के पहुंचे ज़रा आगे और इतनी लंबी जो कतार लगी हुई थी उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और कोशिश ये की कि जल्द अज जल्द वो जो चीज़ें लेके आए हैं उनका बिल बना दिया जाए और उनको फारिग कर दिया जाए। और जब उन्होंने धौंस जमाने की कोशिश की तो शॉपकीपर से, बल्कि जो चेकआउट काउंटर पर बंदा बैठा हुआ था, उससे कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो उस पर आप हाजिर दिमागी देखिए, फौरी तौर पे उसने माइक अपने मुंह के करीब किया और कहा यहाँ पे अटेंशन प्लीज, एक ऐसे साहब पहुंचे हैं जिनको नहीं पता कि वो कौन है, जो भी इनके साथ है अजराए करम आके इनकी मदद करे। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी जितने वीआईपी मूवमेंट करने वाले लोग हैं या जो ये धौंस जमाते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, उनके साथ भी एक दफ़ा ऐसा वाकया होना चाहिए। लेकिन आज हमने सोचा इसी को अपना टॉपिक रखते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे आप ऐसी क्लिप्स देख रहे होते हैं जब लोग कोई भी कानून, चाहे वो ट्रैफिक का कानून हो, कतार बनाने का कानून हो, जो एसओपीज हो किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, उसको तोड़ते हैं और अपना हक समझते हैं बुलंद आवाज में ये कहना कि क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अपनी पोजीशन का, अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाना, इसके पीछे क्या मुतहरिकात हैं? क्या हमने ये देख के सीखा है? हम समझते हैं कि वी कैन गेट अवे विद इट, अगले शख्स को आप मरूब करना चाहते हैं और करने का मकसद भी तो यही होगा ना कि क्योंकि आपने देखा है कि माशरे में पीपल कैन गेट अवे विद दैट है। लेकिन सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे धूम मचाती हुई, वायरल होती हुई ये वीडियोस दिखाते हैं जो पाकिस्तान के आम लोग हैं। आम लोगों से मुराद है पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार दिख रहे हैं माशाल्लाह, इनके हुलियों से, इनके पास जो गाड़ियां हैं उससे देख के लगता है कि ये दे वेल टू डू हैं। तो ये मेरे ख्याल में किस लिए होता है, इनके पहले रवैयों पे एक नजर डालते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिग्नल जम करके आई हैं, फिर रोक रहे हैं, आप रोक रहे नहीं है। मेरा नाम नवाज है जी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? चल बुढ़े, अभी औकात में बात कर, 2 टके का आदमी के पास चलो ठीक है। और आप बदतमीजी प्लीज नहीं करें। अबे जाओ यार, चलो। आप बदतमीजी नहीं करें, चलान नहीं छोड़ेंगे आपको। बिल्कुल काम करते हैं बुढ़े। अभी औकात में तू, मैं मुंह तोड़ूं तेरे पंचबार के। रीजन बताओ, जेन्युइन रीजन बताओ, किस बात का रोक रहे हैं मुझे? वो लोग जबर प्लेट लगवाते हैं, मेरा क्या काम है बीच में? हाँ मैं बोलता तो कोई रोल है ठीक है बेटा, आप चीज मांगूंगी इसको वहाँ क्या चाहोगे? एंट्री की फीस चाहिए तुम्हें 10 रुपए, क्या चाहिए एंट्री का? तो खिलाना यार। तूफान बदतमीजी है जी। हर कोई शख्स अपने रोब का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना अपना हक समझता है और इसमें तो वाज़े नज़र आ रहा है कि दोनों ख़वातीन शायद बहुत ही गुस्से में थीं। स्ट्रेस क्या एक फ़ैक्टर हो सकता है, लेकिन टू गेट अवे विद दैट, और ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए कितना तहज़ीक आमेज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। क्या कोई भी वर्दी में खड़े हुए शख्स की इज्जत ना करना, इसको हमने अपना शिवा बना लिया है? अगर यही हमारे माशरे का चलन रहा तो फिर हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? इस पे हम बात करते हैं। आप भी कॉल करके बताइए, कभी ना कभी तो हम सबसे ये गलती हुई है। क्या इसकी वजह हमारा गुस्सा है, हमारी फ्रस्ट्रेशन है, या ये अब ज़माना में हमने इतना देख लिया है कि हमें ये नॉर्म लगने लगा है? हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ। वैसे तो आप इनको रेगुलरली मेरे शो पे देखते हैं और सोशल इशूज़ के बाद ज़बरदस्त तज्जिया रखते हैं तीनों लोग, तो इनको किसी तारुफ की ऐसा सख्त ज़रूरत नहीं है। वेलकम करते हैं अपने शो में सलमा ज़फ़र साहिबा को, सारिम बर्नी साहब को, एंड ऑफ कोर्स वी हैव याया हुसैन विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि ये वीआईपी कल्चर तो नहीं कहेंगे, ये तो बदतमीजी का कल्चर है। सारिम भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाए, बेज़रर सी हमारी हैसियत है, हर इंसान का इवेंचुअली हमें पता है कि ये जो अथॉरिटी होती है, पोजीशन का नशा होता है, ये यहीं रह जाना है, लेकिन जब तक होता है तो सर चढ़कर बोलता है ये जादू। इसकी क्या वजह है? अगर इन खातून की बात की जाए तो पोजीशन का नहीं, मसला बुढ़े का था उनको जो उनका जोर था एकदम बुढ़े तो अगर कोई जवान होता तो शायद इतना मसला नहीं बनता ही है। तो मुझे तो कुछ ऐसा ही इसके अंदर लग रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, आम सी बात है, हमारे यहाँ हर आदमी अपने आप को तुर्रम खान समझता है। यहाँ पे हर आदमी, ये उनकी बात नहीं हो रही जो किसी मुकाम पे है, किसी लेवल पे, ये उसकी बात हो रही है जो कहीं पे भी है।
आप रक्शे वाले से भी बात करें ना तो वो आपके साथ ऐसे वो करेगा बिहेव, और एंड में कहेगा मुझे जानते नहीं हो क्या। आप एक सफाई करने वाले से भी बात करें वो भी आपको धमकाएगा। हमारे यहाँ एक उसूल बना लिया है कि काम लेना है तो धमकाओ, काम हो जाएगा। और दूसरी बात ये साहिल भाई, जब आप चिल्ला चिल्ला के दूसरों से कह रहे होते ना तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो ये हमारी लो सेल्फ एस्टीम को शो करता है बिल्कुल कि हम अपनी इज्जत नहीं करते और हम उस वैलिडेशन को ढूंढ रहे हैं दूसरों से। सलमा जी, आप क्या समझती हैं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजह क्या है? आप यानी जो रोक टोक चिल्ला करना, क्या इंसान वाकई इतने गुस्से में है या हमने इतने इर्द गिर्द ये बहुत देख लिया है? आपका इस पे क्या तज्जिया है? दोनों चीजें हैं। एक तो अगर हम ये चीज कहें कि हमारे अंदर ये आती कहाँ से है, हम ये, मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था, हम लूप होल्स ढूंढते हैं। सही, ठीक है, अपने लिए अपनी जिंदगी में की जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को देखते हैं, जो हम वीआईपी कल्चर हमारी मुआशरे के अंदर, ये लोग जानते नहीं हम हैं कौन, बात करके कौन चला गया, मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके किस तरह चले गए, इस तरह की बातें सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्ग मर्द हजरात से। फिर घर में खवातीन इस तरह की बातें करती हैं, इसको पता नहीं है, ये मुझे कि मासी को बहुत अच्छी तरह से पता है, जो घर में मेड है उसे पता है, वो आपसे तनख्वाह लेती है, काम करके चली जाती है, लेकिन आप बार बार एक सेंटेंस उठा बोलते हैं और वो यही अगर है। आप घर के स्टाफ के साथ ये बात कर रहे हैं, अपने ड्राइवर के साथ ये बात कर रहे हैं, हत्ता कि कल एक बड़ी तकलीफ बात मैंने नोटिस की कि एक प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनसे मैं बात की थी, माई मास्टर क्लास विच इज़ हैपनिंग, तो मैं उसको देखने के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट्स के लिए गई। उन्होंने कहा एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना ये हुआ है कि तदरीस के अमल को भी हम ट्रांजैक्शन समझते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एलीट स्कूल्स में भेजते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड हो या कोई भी और मसला हो तो वो फौरन इस बात पे आ जाते हैं, हम इतनी इतनी फीसें देते हैं, इतने पैसे देते हैं इस इदारे को, तो अब हमारा हक है। तो वो एक जो ट्रांजैक्शनल नेचर हो चुकी है, कारोबार जो हमने हर चीज को बना लिया है, तो हम इसी तरह एक्ट करेंगे। ये जो आपने अभी अब ये बात की है, इससे हटके मैं एक बात कहूंगी, बड़े ढके छुपे और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं एक लफ्ज बोलती हूँ जो स्कूल्स में जाके बोलती हूँ, टीचर्स को, प्रिंसिपल को, यू गाइस आर नॉट पेइंग सर्वेंट्स। एग्जैक्टली, प्लीज इस बात को समझ, क्योंकि आप मेरे बच्चे को का बिहेवियर बना रहे हैं, उसकी शख्सियत बना रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है? टीचर आपका गुलाम नहीं हो सकता, और आप कुछ भी करके उस्ताद को नहीं पे बैक कर सकते, सवाए उसकी इज्जत किए बगैर। आप उसकी इज्जत करें तो आप उसे पे बैक कर सकते हैं, अपना नाम रोशन करें तो कहीं ना कहीं उसकी दी हुई तालीम आप बताते हैं लोगों को आप कहां पर हैं। एक सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में या हजरत अली का कॉल है कि अगर तुम किसी शख्स को इस बात से नाप कर उसको इज्जत देना शुरू कर दो कि उसके पास कितना पैसा है, सो दैट इज द एंड ऑफ यू। लेकिन हमारे माशरे में यही है, जिस चीज को हम आज़ादी का नाम दे रहे हैं, बेसिकली हमें मादर पिदर आज़ादी चाहिए। पूरे दूसरे माशरों में आप देखें, कवानीन की, रूल्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम रूल्स को चैलेंज करने को अपना हमने एक शेवा बना लिया? वेल इसी दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी क्लियर, अभी आपने जो कहा था कि शायद एहसास कमतरी का कोई फैक्टर होगा या कोई फ्रस्ट्रेशन है, यू नो देयर आर सो मेनी स्ट्रेसेस इन्वॉल्व्ड। आप शायद एक बिहेवियर के लिए कोई एक शायद नहीं कर सकते एलिमेंट की जी ये वजह है फिर से बिहेवियर आ जाए, सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। हम जब यहाँ पे देखते हैं कि जी उसने ऐसा क्यों किया, एक चीज़ जो वाज़ेह है ना वो है सेल्फ वर्थ। आप जो वर्दीनेस है ना, ये जो साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं, सजेस्ट करती हैं कि जी वो है समथिंग जो कि अंदर से आती है। बट या फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो आदि चोरी करते हैं, मिसाल के तौर पे जिनको आदत होती है, एडिक्शन होती है, ज़रूरत नहीं है लेकिन वो थ्रिल सीकर्स होते हैं, वहाँ पे एक बिहेवियर हमें नज़र आता है कि रूल को तोड़ने में उनको मज़ा आ रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ थ्रिल दैट दे आर गेटिंग। इज इट द सेम जब ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर बुलडोजिंग, कोई कवानीन को तोड़ने के लिए उसको बुलडोज कर रहे हैं एंड दे फील कि दे कैन गेट अवे विद दैट, इसका कोई मज़ा है, कोई एडिक्शन है? देखिए जहाँ तक जो थ्रिल वाली बात है ना, वो तो बाकायदा जो है क्लिप्टोमेनिया एक डिसऑर्डर भी है। यू नो जो लोग जो है ना शायद लास्ट शावरी में जो है ना किसी सुपर स्टोर में जा रहे होंगे, कोई चीज़ उठा के जेब में रख लेंगे, नॉट विद द इंटेंट कि जो है मैंने कोई महंगी चीज़ उठाई, बट यू जस्ट यू नो टू हैव द अर्ज टू यू नो पिक समथिंग एंड टू गेट अवे विद इट, कि मैंने कोई एक थ्रिल किया है, मैंने भले कोई क्लिप क्यों ना हो, कोई छोटा सा रबर स्टेशनरी पेन क्यों ना हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो रोलेक्स ही जाके वो ढूंढ रहा होगा दुकान के अंदर, बट व्हेन इट कम्स हियर जो बिहेवियर्स हैं, ये हम तमाम जो बातें करें, ये तमाम बिहेवियर्स जो हैं वो है जो हम सीखते हैं, हाँ। अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने मुआशरे से सीखते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा वो बिहेवियर है जो कि
ज्यादा बेहतर तौर पे ना पुल ऑफ भी जाता है। या आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इन अदर वर्ड्स जो लोग कवानीन को चैलेंज करते हैं, एक तो पता नहीं क्यों हमने उसको रॉबिन हुड बना दिया है। हमें लगता है कि वो अमीरों के बनाए हुए कवानीन को तोड़ता है तो वो हमारा हीरो बन जाता है, और जब आप इन लोगों को हीरो बनाते हैं तो आप आने वाली नस्ल में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना हो। आप अक्सर देखें हमारी फैमिलीज में एक अंकल ऐसे जरूर होते हैं जिनको हम कहते हैं यार अगर कभी थाने में काम पड़े या किसी गवर्नमेंट दफ्तर में काम पड़े तो उनसे मदद लेना, ये रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं, वो तुम्हारा काम शॉर्टकट में करा देंगे। ऐसे लोगों की जब तक आप हीरो वर्शिप करते रहेंगे, यू विल कीप क्रिएटिंग कैरेक्टर्स लाइक दिस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। अच्छा जी, लेकिन बात असल में यहाँ पे ये भी है कि अब हमें ये, इसको हम आम जबान में जैसे कहते हैं, मुझे लफ्ज़ बिल्कुल नहीं पसंद, भरमबाजी, कि अपने आप का अपना वेट थ्रो अराउंड करना अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है, इसके बगैर दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि काम चलता भी नहीं है। कई दफ़ा आप देखें राई का पहाड़ भी बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का हवा भी बना देते हैं। यानी अक्सर जो इंसान बेचारा दबता है या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता या रूल्स को चैलेंज नहीं करता, उसको तो ऐसी भूल भुलैयों में उलझाते हैं कि भाई तुम्हारे पेपर में ये चीज कम है, ये चीज कम है। जरा सी चलान वो देखेगा कि भाई बड़ी से बड़ी जो गाड़ी है अगर वीगो गुजर रही है और उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, सिग्नल तोड़ा, उसको तो कोई नहीं रोकेगा, बेचारा साइकिल सवार को रोक के उसके हाथ में एक पर्चा थमा दिया जाएगा। ये भी हमारे ही सोसाइटी की एक रियलिटी है, इस पे बात करते हैं। क्या कहेंगी सलमा जी? देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की बात तो तब आती है जब हमें पता होगा और हम कहीं भी आकर बात कर सकेंगे। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है, सॉरी से ये मैं कह रही हूँ, कि हम जो खड़े हुए हैं इर्द गिर्द, कहीं या तो हम भरम देना शुरू कर देंगे, उसको डराना शुरू कर देंगे, जो भी सब बिल्कुल, या फिर ये अपना एक्चुअली अपना डर हटा रहे होते हैं और दूसरा अपनी शर्म रख रहे होते हैं, या फिर ये है कि हम पैसे दे के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जो भी सिस्टम है उसको बिगाड़ तो हम ही रहे होते हैं ना, किसी भी तरह से। अभी जो आप क्लिप दिखा रहे थे उस वक्त मैं देख रही थी, वो खातून बार बार उन आदमी के ऊपर बात करी, जैसे सारिम भाई ने कहा कि वो बुजुर्ग थे तो शायद इस वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि बूढ़ा आदमी है। बात ये नहीं है, उनको किस चीज का कॉम्प्लेक्स था, उनके चेहरे से, उनके बात करने के अंदाज। अगर आप में इतनी, मैं लाइव उस पे कह रही हूँ, इतना गरूर था, इतना आप पे भरम था, या आप ऐसी कोई शख्सियत थी, तो आपको किसी को कॉल करने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन और आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। आप उठते अपने पेपर्स दिखाते, खड़े होकर बात करते और उठकर चले जाते। मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है सारिम भाई, मैं कल देखा, कल आई वाज एट अ बिग सुपर स्टोर, नाम मैं वहाँ पे नहीं लूंगी, एक खातून वहाँ पे 3000 रुपए की कॉस्मेटिक्स ली थी और वो बजिद थी कि वो एक्सपायर्ड थी, हालांकि उसको देखा अगर गया तो उसकी एक्सपायरी में अभी साल रहता था। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कैश बैक दें। उन्होंने कहा जी हमारे सिस्टम में गुंजाइश नहीं होती, हम आपको वाउचर दे देते हैं, आप उतने ही रुपए की कोई और खरीदारी कर लें। सारिम भाई, शी स्पेंट 1.5 hours स्क्रीमिंग अबाउट इट। और मुझे अजीब सी बात ये लग रही थी कि उस स्टोर के ओनर, जो कि काफ़ी वही उसी तरह बुजुर्ग इंसान है, आपकी फादर की एज के होंगे, और उनके साथ तू तड़ाक उंगली उठा के बात करना, यानी एक होती है अपना मुद्दा बयान करना अगर आपको किसी चीज़ से इख्तिलाफ भी है, और कहने को वो खातून एक PhD पढ़ी लिखी वेल टू डू लग रही थी बिल्कुल। ये तहजीब हमारे यहाँ क्यों ख़त्म होती जा रही है कि हम चिल्ला कर और एक तरह से अग्रेशन निकाल के समझते हैं कि हमारा काम हो जाएगा? देखिए, कुछ माहौल मैंने कहा ना ऐसे ही बना दिया है कि हमने बस ये सोच लिया धमकाओ तो काम हो जाएगा। अच्छा, हमने भी कुछ अपना रवैया ऐसे ही बना लिया है सही कि एक जायज बात आप कर रही हैं तो वो भी नहीं सुननी हमने। हाँ। हम सुनेंगे तब जब नाजायज करिए, जायज जब आप धमका करके जब आप शोर मचाएंगे तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए जल्दी करते हैं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। जैसे वो आपका जो जुमला है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो हमने भी निकाला हुआ ना दूसरी साइड से, तो भाई बड़ा भारी है भाई है, ठीक है ना, तो यूं भी तो कहते हैं ना पलट करके। तो ये चीजें दोनों तरफ से आ रही हैं, हमें भी अगले को सुनना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, उसकी कंप्लेन है, अब वो जायज है या नाजायज है, उसको आपको भी तरीके से डील करना चाहिए। सारिम भाई, एक और सिचुएशन लेते हैं, गुस्सा भी तो है ना। मैंने ये भी देखा, अभी हाल ही में मेरा HEC जाना हुआ, मैं अपनी डिग्रीज को दोबारा वेरीफाई करवा रही थी फॉर सम ऑफिशियल वर्क, और मैंने देखा कि वहाँ पे एक सेक्रेटरी साहब आते हैं जिनकी साहबजादी इस वक्त मुल्क में हैं भी नहीं, उन्होंने पूरे पेपर्स भेजे भी नहीं, हालांकि तरीक़ेकार वाजे किया जाता है। एंड आई वांट टू टेक इट अप इन माय शो एज वेल कि जी प्रोफाइल बनाइए, डिग्रीज को अपलोड कीजिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट आए, आधे
घंटे का काम नहीं है। और ये मैंने खुद क्योंकि इस रूल्स को फॉलो किया, किसी को कॉल नहीं किया, मेरा काम आधे घंटे में हो गया। वो साहब क्योंकि खुद गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सेक्रेटरी थे, वो वहाँ पहुँच गए और वो 4 घंटे वहाँ के पूरे अमले को प्रेशराइज करते रहे कि बगैर वो पिछली कार्रवाई के जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं उनको फिल किए बगैर उनकी बेटी की जो डिग्री है उसको वेरीफाई कर दिया जाए। अब जब खुद ही सिविल सर्वेंट्स आपको रूल्स को तोड़ने पे मजबूर करेंगे तो ये किस तरह का माशरा हम तख्लीक कर रहे हैं? देखिए, कल एक वाकया हुआ कि वो जो जिरगा होता है, जिरगे ने फैसला किया 2 छोटी बच्चियों को बनी कर दिया गया, ठीक है। उसके अंदर जिरगे के अंदर एक साबिक डीएसपी साहब भी बैठे हुए थे। तो जब हमारे सरकारी अफसरान का भी ये मिजाज होगा तो ये माशरा इसी तरीके से फिर वो, और वो सरकारी से कुछ नहीं होता, वो अफसर सरकारी है तो हमारी माशरे में से, यानी अगर उसकी जगह मैं होता, ये होते, कोई भी होता तो हम शायद यही कर रहे होते। बदलना तो हम सबको है अगर बेहतरी चाहते हैं, और अगर ये चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूं और आगे वाला बदल जाए तो फिर वो मुमकिन नहीं है। देखिए, जैसे ना आइंस्टाइन ने कहा था कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आप ये 2 मिनट के लिए सोचिए कि कोई भी शख्स अगर शॉर्टकट ले रहा है या आपके असर और रसूख मौजूद है, आपको एक शॉर्टकट मिल गया है, आपके इर्द गिर्द आप शायद नोटिस नहीं कर रहे, दर्जनों लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, और हो सकता है आपका उनसे दोबारा कभी वास्ता ना पड़े, लेकिन वो इंटरेक्शन जो उन्होंने नोटिस कर ली वो उनके जहन में एक छाप बना रही है। यानी एक ऐसा शख्स जो बेचारा 4 घंटे से लाइन में खड़ा है और आप कोई शॉर्टकट लेके अपना काम करा के चलते बने, उसके जहन में ये जरूर एंगर और फ्रस्ट्रेशन आएगा। अगली दफा वो रूल तोड़ेगा और आपकी मिसाल को अपने जहन में रखेगा कि जब वो शख्स कर सकता तो मेरे और उसमें क्या फर्क है। यानी ये जो डिस्पैरिटी है इस पे हमने बात करनी है। कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। ये अक्सर ये चीज मैं खुद से कर चुका हूँ कि कोई आता है और कहता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, और पीछे से आके अपना काम करवा लेता है, शॉर्ट साइड ले लेता है। सही, आप कहीं लाइसेंस ऑफिस चले जाए, किसी भी जगह चले जाए, तो ये वीआईपी कल्चर हमें खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का। आपके साथ जैसे आपने कहा कि आपने खुद भी फेस किया है, अगर आगे से कोई शख्स आपको डराए, धमकाए या अपना रोब जमाने की कोशिश करे तो मुझे सबसे पहले बताइएगा कि फीलिंग क्या होती है? उस वक्त गुस्सा आता है, उस वक्त दिल चाहता है कि आप भी उतने गुस्से से जवाब दें जो आप मसलहतन नहीं कर पाते? आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो गई। सलमा, आप क्या कहेंगी अगर आपके इर्द गिर्द वाकई 1 मिनट के लिए उस शख्स के लेट्स ट्राई टू वॉक इन हिज शूज, कि एक शख्स है, रोजी रोटी कमा रहा है, उसको बड़ी मुश्किल से वो नौकरी मिली और वो नौकरी उसके लिए अहम है, आगे से कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा हो, उस वक्त उसका रिएक्शन क्या होगा अंदर से? ऑब्वियस है, उसको गुस्सा चढ़ेगा और आप उसे फिर मजबूर करेंगे कि वो भी आपके साथ बदतमीजी कर रहा होगा, क्योंकि अपनी जॉब बचाने की हद तक, या वही वाली बात है कि आप अगर वर्दी में है तो आप उसकी हद तक आप खामोश होते हैं, लेकिन यह है कि आप उसको एग्रेसिव कर रहे हैं और वो गुस्सा फिर अगर वो आप पे नहीं निकल रहा तो कहीं ना कहीं और ज़रूर निकल रहा है। मैं छोटी सी एक बात कहूँ, अभी रिसेंटली आपने क्वेश्चन किया कि आपको कैसा लगेगा, तारिक रोड के पास हमारा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैं राइट टर्न कर रही थी, गाड़ी में से कुछ लुकिंग और बाकायदा उनके साथ गार्ड था और गन थे, और मुझे बड़ी हंसी आई, खातून थी, मैंने गाड़ी बड़े आराम से वहां लॉक किया, लॉक करके मैंने जाके सार्जेंट को बुलाया, पहले मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, मैं कहा ये हुआ ये हुआ, उन्होंने कहा बीबी आपके साथ कोई है? मैंने कहा अभी तो मेरे साथ कोई नहीं है, देखिएगा ढेर सारे लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े होंगे जो मेरा साथ दे रहे होंगे और वीडियो बना रहे होंगे। और उसके बाद मैं जाके सामने सईद गनी पे खड़ी होगी, वो आपस में लड़ते रहे। उन्होंने काफी लाउडली मुझसे बात की, जैसे मेरा भी बैड थ्रोट है, मुझे काफी ऊंची आवाज में उनसे बात करनी पड़ी ताकि उन्हें मेरी आवाज में, ये शाउटेड एट मी, और मुझे हंसी आ गई। मैं कहा आपको अपना ओहदा, आपकी जगह कुछ अजीज नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हैं। क्यों? कि उस टाइम जो 4-5 लोग उनके साथ मेहमान थे, वो उनके सामने ये शर्मिंदा हो रहे थे कि सार्जेंट ने उन्हें सलूट नहीं किया और गाड़ी हटवा नहीं दी, और खातून से ये नहीं कहा कि जी आपका चालान होगा। यानी हमारे लिए ये इज्जत नफ्स का मामला बन जाता है, हत्ता कि इज्जत हो जाती है हमारी कि लोग अगर हमें प्रोटोकॉल ना दें। और सिदरा हंसी की बात यह है कि उन्होंने आगे से क्वेश्चन ये था उनका, ये खातून सिर्फ हंसती चली जा रही हैं और आप इन्हें कुछ कह नहीं रहे। मुझे आप पे तरस आ रहा है, मैं और कुछ नहीं कर सकती। या जो हमारी डिमांड फॉर प्रोटोकॉल है, यानी हमें लगता है कि हमारी इज्जत तभी है जब 4 लोग हमें रूल्स एंड रेगुलेशन से मुबर्रा करके आपको एंटरटेन करें। ये सोच कहाँ से आई है? ये बड़ा सिंपल सा विशेष साइकिल है, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करके फिर मैं बताता हूँ कि देखें, एक शख्स जो है दूसरे दबाव डालता है, वो दबता है, तो
दबाने वाले को जो है हौसला अफजाई मिल गई, पावर फील होती है। एग्जैक्टली हाँ। और वो जो है ना फिर उसको कंटिन्यू करेगा, वो नशा है। एग्जैक्टली और मैंने एक दोस्त है हमारे से मैंने पूछा, इंटीरियर से बिलोंग करते, मैंने कहा यार आप प्रोटोकॉल वगैरह, मैंने कहा मुझे जरा समझाएं, मैं भी तो समझूं जरा कभी कि व्हाट इज दी साइकी, व्हाट गिव्स यू द सैटिस्फैक्शन। तो मुझे समझाया उसने, कहा साईं देखें बात ये है, पहले उसने कहा कि आप समझेंगे नहीं, फिर भी आपको मैं कोशिश करता हूँ। कहता है देखें साईं बात ये है कि आप जब कलफ वाली कमीज शलवार, नीचे सैंडल चमकती हुई और वो टोपी वगैरह, कहते जब हम उतरते हैं ना प्राडो से, तो बाकी सारे जो ताबेदार कहते हैं झुक के जो है ना, जो कोई पैर छू रहा है ऐसे हाथ जोड़ के, भाई उससे जो एक अंदर जो एक ग्रेविटी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो किसी नशे और किसी पैसे में नहीं है। हाँ। तो एक्चुअली व्हिच मेड मी थिंक दिस वेरी पॉइंट कि ये वाकई में शायद एक नशे की तरह है जिसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। यानी इसको अगर हम और मजीद ब्रेक डाउन करें, इज्जत नफ्स जिसे हम कहते हैं ना, सेल्फ इस्टीम, आप अपनी इज्जत खुद कितनी करते हैं। जब आप उसके लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढना शुरू कर देंगे, जब आप उसको बेस कर देंगे कि भाई ये 15 लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, क्या वो मुझे झुककर सलाम कर रहे हैं, क्या वो मुझे सलूट कर रहे हैं, तभी मैं अच्छा फील करूंगा। इन अदर वर्ड्स, आपने अपनी खुशी की, अपनी इज्जत की जो चाबी है वो दूसरों के हाथ में दी हुई है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मुझे नहीं जानती क्या? ठीक ठाक, क्या हाल चाल है आपके? भाई देखिए, आप मुझे मैं हमेशा रेगुलर कॉल करता हूँ और आप मुझे अच्छी तरह पहचानती हैं, मुझे आप अच्छी तरह बिहेव किया करें मेरे साथ। आप मुझे जानते नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जब भी आपकी इज्जत करता हूँ। बहुत शुक्रिया याया। ये बड़ा एक हमारे माशरे का क्रिटिकल पॉइंट बनता जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को देखें, 15 साल के बच्चे को अगर स्पीडिंग करते हुए सीवीयू पे पकड़ लिया जाए, वो भी आगे से यही जुमला कहता है। क्या वजह है इसकी? वजह इसकी है कि हमारा कल्चर कुछ किस्म का हो गया और हमारे मुल्क के जो तौर है ना, यही है। आप बाहर कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल में लोग चलते हैं और एक जरा सा एसपी का बेटा हो, डीआईजी का बेटा हो या किसी एमपी का बेटा हो, तो वो अपने आप को समझता है कि मैं सुपीरियर क्लास में हूँ, मुझे प्रिविलेज दी जाए। ये जो कल्चर है वो हम अपने घर से डेवलप करते हैं। अगर मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये समझाया कि बेटे कभी भी अकड़बाजी से काम नहीं लेना। अगर मैं खुद भी, अगर मैंने कभी गलती की तो मैंने आज रियलाइज किया है कि अगर मुझे कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ता है तो पहले मैं उससे पूछता हूँ आपने क्यों चालान किया, या फिर मैं रियलाइज करता हूँ तो फिर अपनी गलती एडमिट कर लेता हूँ। लेकिन होता पता है क्या होता है, जब आप प्राडो की ऊपर की सीट पे बैठे होते हैं ना, तो आपका दिमाग आउट हो जाता है। नहीं, लेकिन दिमाग इसको थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हैं ना। याया जी, मुझे ये बताएं कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर हो और वो कोई कॉमन सी चीज कर रहा है, वो एक पेन से लेके अगर सोफे पे निशान लगा रहा है, आप उसको रोकेंगे ना कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, गलत है, ये रूल्स के खिलाफ है, आप अपने घर को गंदा कर रहे हो। एक छोटा सा एलिमेंट हम उसमें गिल्ट एंड शेम का डालते हैं। आप बच्चे को एम्बैरस करते हैं, किसी को भी किसी चीज से रोका जाए तो वो एम्बैरस होता है। इस फीलिंग को तो हम एस्केप करना चाहते हैं ना। देखें, आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप तो ये सोच रही हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ, लेकिन एक अगला नहीं सोच रहा। वो तो कहता है कि जी आप दूसरा अगला खड़े हो तो उसकी ऐसी की तैसी कर देना। आप उसको इनकरेज करते हैं बच्चों को। थैंक यू सो मच याया फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। और एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट उठाना चाह रही थी कि जब आप किसी को किसी काम से रोकते हैं, वो जो एम्बैरेसिंग फीलिंग होती है ना, वो हमें अंदर अच्छी नहीं लगती। और अगर आप बच्चे की तरबियत में ये आंसर नहीं रखेंगे कि उस गिल्ट को उसने हैंडल कैसे करना है, इसमें बुराई नहीं है, अपने आप को करेक्ट करो, अपने इन इमोशंस को प्रोसेस करो, तब आप इस मसले को परवान चढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरा एक इसमें ऑन गोइंग फ्रस्ट्रेशन भी होती है। हर शख्स हर मोमेंट पे ऐसा एक्ट नहीं करता। कभी कभार आप ये देखें, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि कहीं का गुस्सा कहीं उतरता है। बड़े दिनों से बड़े घर में बर्दाश्त से काम ले रहे थे, मियाँ बीवी का कोई झगड़ा चल रहा था, बॉस के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, और कोई सिचुएशन थी, और वो निकलता रोड पे या किसी मासूम आदमी पे। ऐसे चलते फिरते खुदकश हमलावर भी होते हैं। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, इस जुमले में आप रिटेलिएशन को भी नोट किए बगैर नहीं रह सकते। अभी तक हमने गुफ्तगू में ये बात की कि क्या वो इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से इंसान इस पॉइंट पे पहुंचता है। आप थोड़ा सा एम्पथाइज भी करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एट टाइम्स अ क्राई फॉर हेल्प। आपका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ प्राइड की बात नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ भरमबाजी की बात नहीं है। ये इंसान अंदर से कितना खोखला है जो दूसरों से पूछ रहा है कि मेरी इज्जत करो, मुझे वैलिडेट करो। सवाल यहाँ पे उन लोगों का भी है जिनके पास इतना मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। हम बार बार उनको अपने सोसाइटी के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़रिए, उनके अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ये सीख दे रहे होते हैं कि अनलेस यू आर दैट अथॉरिटेटिव पर्सन, कि आपका बैकग्राउंड मनी वाइज, अथॉरिटी वाइज, असर और रसूख की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने आप को एक तनहा शख्स पाएंगे सोसाइटी में। सारम भाई क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है या लोअर मिडिल क्लास से है, वो कभी ये जुमला बोल नहीं पाते, तो ये यूजुअली वो ये जुमला सुनते हैं या देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उनके जहनों पे क्या असर हो रहा है इसका? देखिए, अगर कराची शहर की बात करें तो यहाँ तो सारी बदमाश हैं। यहाँ तो आप कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने ये जुमला वैसे ज्यादा इस्लामाबाद में सुना है। वहाँ तो पुलिस वाला भी किसी को रोकते हुए डरता है कि यार ये कोई ना कोई इसका इम्पोर्टेंट बंदे से ताल्लुक होगा। वहाँ बड़े लोग हैं ना, यहाँ की छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी सारे आप देखें, आप किसी से भी बात करके देखो, ऐसा आपको जवाब देगा कि आपको खौफ आने लगेगा, यार अच्छा मैं तो इसको बड़ा कमजोर समझ रहा था। दूसरे को तो बात ही नहीं करते, तो डायरेक्ट गन निकालते हैं। बस वो एटलीस्ट बातचीत तक है नौबत। बात देखें ये है कि आपको अपनी तमीज तहजीब दिखानी है ना, आप अपनी हुदूद में रहें। अगर बदतमीजी कोई दूसरा भी कर रहा है ना, जब तीसरा आता है ना तो वो खुद ब खुद उसको बुरा कहता है और आपको उससे हटा देता है वो उसको। तो आप अगर उसी की तरह करने लगे तो मैं तो समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसे मिसाल देता हूँ, जैसे सांप आपको काटेगा, आप सांप को कहाँ काटेंगे? लेकिन एक आपने सांप से बचना है और सांप से दूर होना है आपने। सही सर भाई, एक जमाने में ऐसे वाकयात, रोड रेज का, सड़क पे लड़ाई झगड़ा, ऑफिसेज में ऊंची आवाज में बात करना, ये हम देखते थे कि मर्दों की आपस में लड़ाई हो जाती थी, खवातीन यूजुअली खामोश रहती थी। अब इस बात से कतई ताल्लुक के जेंडर क्या है, खवातीन भी तुर्की ब तुर्की जवाब देती हैं, हाथापाई पे भी नौबत आती है तो अगला भी रोकता नहीं है अपना हाथ या ज़बान। ये इस नहज पे कैसे पहुंचे? अभी इस्लामाबाद या लाहौर के एक मॉल का वाकया वो याद है, जो बालों से पकड़ के उसने दो खवातीन, फिर आप देखे तो सही हम किधर जा रहे हैं। और कितनी मामूली सी बात थी, कितनी छोटी सी बात थी, और आपने क्या दिखाया? वो बच्ची आज हमारी निगाह में भले वो गलत हो लेकिन आज वो अजीम हो गई है और आप हमारी निगाहों से बिल्कुल गिर गई है कि आपने जो अमल किया। तो हमें अपने अमल को फोकस करना चाहिए कि हमारी तमीज तहजीब हमें क्या सिखा रही है, क्या बताया हमें। लेकिन डिड वी गेट टू दिस टिपिंग पॉइंट? सलमा, आप क्या समझते हैं? खवातीन यानी कुछ भी एक उनका वकार, एक जेंटलनेस होती है, सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। औरत अब इस पॉइंट पे खवातीन पहुंच चुकी हैं कि वो चीख कर जवाब देती हैं या बाकायदा मुकाबला करती हैं। ये भी एक यानी ठीक है, उनकी हम जो इश्यूज उठाते हैं, कोई सिचुएशन उठाते हैं तो हम कहते हैं देखो अपनी भी तहजीक कराई है। लेकिन क्या ये ओवरऑल बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन पे कि एक औरत होने के नाते मैं कब तक बर्दाश्त करूं, इज दैट एन एलिमेंट ऑफ दैट एज वेल? नहीं, वो तो हमें समझ में आ गया कि अपनी बात पहुंचानी है, हमारी कोई सुनता नहीं। एक ये हमने मुआशरे के अंदर ये चीज डाल दी कि औरत की कोई सुनता नहीं है, सिन्फ़े नाजुक को बिल्कुल हमने पहले रो पड़ती थी ना, ज्यादा बदतमीजी होती थी, खातून जज्बाती होकर गुस्से में रो पड़ती थी, आवाज फट जाती थी। मगरमच्छ के आंसू है करने वाला था इनकी इस बात पे, लेकिन उन्होंने अगली बात कर दी, ऐसी डाल दी है बात, है नहीं कि औरत की सुनता कोई नहीं है। रोने के मतलब जब वो रोती थी, ऑब्वियस एक हर बार ये भी आजमा के देखा है खवातीन ने, सॉरी हमने कि हम रो के अपनी बात मनवाना चाहते थे, फिर हमने देखा ये तो आम सी बात होगी। उन्होंने कहा मगरमच्छ के आंसू, कहीं भी औरत तो रो के अपनी बात मनवा लेती। अब वो नहीं, लेकिन मैं पर्सनली सलमा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि पहले जब मुझे गुस्सा ज्यादा आता था तो आपसे बजाय इसके कि मैं मेरी आवाज फट पड़ जाती थी, वो आवाज निकलती ही नहीं थी, और फिर इतना आप जज्बात उस वक्त फील कर रहे होते थे कि आपके आंसू निकल आते थे। वो मगरमच्छ के आंसू नहीं थे, वो गुस्से के आंसू थे। कोई समझा नहीं, आज समझता नहीं है भाई इस बात को। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जहाँ तक औरत की बात है, औरत को अपना इज्जत, और आप क्या कहेंगे, मैं कहती हूँ लेट्स सपोज कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, या ये मुझे इस तरह देख रहा था, या मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है, हाँ। मेरी इज्जत पे बात आ रही है, पहले मैं अपनी आवाज तो हल्की कर लूं। बात करने का तरीका होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पढ़े लिखे लोग उतरे, मैं पढ़ी लिखी खातून हूं, लोग भी बट एक और इसमें फिर
बड़े बड़े हमारे यहाँ आप जो आए दिन उस तरह की वीडियोस भी देखते हैं और यहाँ पे हम खवातीन की थोड़ी साइड लेंगे। हैदरी मार्केट देख लें, गौसिया मार्केट देख लें, जहाँ पे अगर हुजूम होता है खवातीन के साथ बदतमीजी भी होती है और उसमें अगर मुझे लगता है कि वो पलट के पहले तो कई दफा बेचारी बर्दाश्त कर लेती थी ना कि 4 लोग देखेंगे मेरी भी बेइज्जती होगी, अब अगर वो निकाल के जूता उस बंदे के मुंह पे मारती है बड़ा अच्छा करती है। मैं आपको यही बात कहना चाह रही हूँ, आप अपनी बच्चियों को क्या सिखाते हैं रिटेलिएशन में ना, आप ये कहें कि जी आपने किसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, अगर आपकी गलती है तो आप माने, आप यही चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि आपने तमीज में भी रहना है, अपनी गलती है तो उसे मानना भी। लेकिन जहां अब्यूसिव लैंग्वेज या इस किस्म के हरासमेंट की बातें आती हैं, वहां मैं कहती हूँ लाउड हो जाओ, आवाज वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है और ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपकी इज्जत जा रही है, आपकी इज्जत और वकार कहीं नहीं जा रहा है। उसको हम उल्टा कर लेते हैं ना, हम कहते हैं कि अगर खुदा ना खासा किसी ने आपको नाजेबा तरीके से छुआ है, धक्का दिया है, तो अगर मैं ऊंचा बोलूंगी तो 15 को पता चलेगा इसमें मेरी हद तक की इज्जत है। नहीं, उस वक्त आप अपनी इज्जत के लिए खड़ी हो रही हैं, उस वक्त तो आप उसका हाथ पकड़ लें और उसके बाद आपके हाथ में जो आता है आप मारे। मैंने अक्सर ये बात देखी है, सॉरी उन मर्द हजरात के लिए मैं कह रही हूँ कि पढ़े लिखे होते हैं, कोट शोट पहना हुआ है, बड़े अपने ऑफिस से निकले हैं, भाई आप बड़े बड़े मॉल्स में डॉल्मेन की बात करें, कैमरा पकड़ा हुआ है, हाँ, और सारी खवातीन देख रही हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं, सही, ठीक है, उनमें से कौन आएगा, या तो कोई जाके बुला के लेकर आएगा, गार्ड को, सिक्योरिटी वालों को बताएगा, वो कहेंगे अच्छा हम बात करते हैं, नहीं हम सॉरी नहीं बात करनी, हाथ से कैमरा ले और नीचे फेंक दे, एग्जैक्टली, सिंपल, हाँ, और उसे दोबारा नजर मत आना, हाँ, हाँ। कहने की ये आपका रिएक्शन। उसमें जब 4 मर्द और इकट्ठे होते हैं, खवातीन करते हैं, तो उनसे बोले प्लीज पहले अंधे थे, अपने अपने घर जाइए, सही, ये रिएक्शंस चाहिए होते हैं। इस पे मैं ये एक लफ्ज कहती हूँ, बच्चियों को पालते हैं, मेरी भी 2 बच्चियां, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, लेकिन फिर सलमा जी आपको बताती है कि आपकी बात क्या करनी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो माशरा आ गया है कि पाकिस्तान में या कराची शहर में इस तरह का रिएक्शन खवातीन इसलिए भी डरती है क्योंकि अगली तरफ से वो जुमला आएगा कि तुम पता है मैं कौन हूँ, कोई वडेरा हो सकता है, कोई बड़ा असर रसूख वाला आदमी हो सकता है, लोग अपनी जान और माल और इज्जत के लिए डरते हैं। आपको क्या लगता है ये रिटेलिएशंस, ये टकराव सही है या इसका कोई और हल भी हो सकता है? देखिए ये बात तो सही है कि औरत की आवाज में ताकत बहुत है, जब वो उसकी आवाज निकलती है ना तो कई लोग उसके साथ खड़े होते हैं, सही, फिर वो मर्द और औरत वाला हिसाब खत्म हो जाता है, फिर एक कमजोर एक इज्जत को देखा जाता है कि ये हमारी इज्जत है जी, चाहे हम खुद थोड़ी देर पहले उसको छेड़े हो, लेकिन उधर नहीं या देख रहे हो ये सिनेरियो है क्या, ये बात नहीं, हमारी है मेंटेलिटी ऐसे ही। लेकिन जब दूसरा छेड़ता है ना, हम सब देखे ना जब मार रहे होते हैं ऐसे जैसे हमने कभी किसी को तो देखा ही नहीं है, सब ख्वातीन को बहन ही समझा हमेशा हमने, लेकिन उस वक्त हमारे जज्बात जो है ना वो एक ऐसे ही आ जाते हैं जैसे हमारी बहन को किसी ने छेड़ दिया। तो औरत को चुप नहीं होना चाहिए ऐसी जगह पर, ये तो मैं भी कहूंगा, हाँ। लेकिन इतनी आवाज करे कि बस आइंदा के लिए उसको शर्म आ जाए, इतनी ना करे कि एक तमाशा बना के रखे। नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि किसी ने छेड़ा, अल्फाज है, ये है, तो आपका आपने बेसिकली उस गलत अमल को रोकना है और अपने मुद्दे को सामने रखना है। और शायद उस वक्त आपके जहन में ये है कि अगर आज मैंने ये बर्दाश्त किया तो इस शख्स को और शय मिलेगी, ये कल और 15 लोगों के साथ जाके ये करेगा, तो तब आप हक बजानिब हैं और उस वक्त मेरे ख्याल में आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस उस वक्त ये भी देखें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर आप तन्हा हैं और बिल्कुल कोई सुनसान वीरान जगह है तब पंगा ना लें। पहली जरूरत यह है कि अपने साथ किसी सार्जेंट या किसी शख्स को मिलाएं। अपनी सेफ्टी आपके लिए बहुत अहम है। हमारे पास बहुत दिन भर में बड़े हौलनाक वाकयात आते हैं, जैसे केयू की मैंने अक्सर मिसालें सुनी। उन्होंने कहा कि जी कुछ एरियाज है, बिकॉज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, अगर सुनसान जगह है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहीं पर रिटेलिएट करने के बजाय या उसको टू टास्क लेने के बजाय पहले गेट टू अ सेफ पॉइंट। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया याया, सारिम भाई एंड सलमा फॉर बीइंग हियर। एक ऐसा मौजू है जिस पे जितनी बात की जाए कम है। इंशाल्लाह इसको आने वाले प्रोग्राम्स में भी उठाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।